हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज मैं घूमने के लिए निकला था। घूमने में एक्चुअली क्या है कि मैं आज मेरा एक पार्सल आया हुआ था, तो पार्सल मेरे काम की वजह से अनडिलीवर्ड रह गया था, तो मैं उसको लेने के लिए गया हुआ था पार्सल ऑफिस में। तो वहाँ से मैं लेके आ गया हूँ। फ़िलहाल अच्छी धूप निकली है। देखिए, आपको नज़ारा दिखा रहा हूँ मैं। काफ़ी अच्छा है माहौल, काफ़ी अच्छा है, लेकिन ठंड ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़्यादा ठंड है। और ये देखिए टोक्यो का नज़ारा। ये गिंजा एरिया है जी, ये गिंजा एरिया है। पीछे देखिए इमारतें और आपकी फ्लाईओवर्स देखिए। हाँ, आप में से कई लोगों ने मुझे मैसेज किया था कि जापान में आप जिस तरह से रह रहे हैं वो किस किस्म का वीज़ा है और आप किस तरीके से स्टे कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा वर्किंग वीज़ा है। मैं यहाँ पे काम करता हूँ और फ़िलहाल मेरा जो है वो एक्सटेंडेबल वीज़ा है। एक्सटेंडेबल मतलब जैसे मेरा वीज़ा का पीरियड जब ख़त्म होने वाला होगा तो मैं उसको रिन्यू करवा सकता हूँ, फिर वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहती है। इसी तरीके से लोग डिफरेंट प्रेफरेंसेस लेते हैं और डिफरेंट तरीके से आते हैं। बट हाँ, अब उसमें भी आपको जैसे और कई दोस्तों ने मुझे पूछा है कि हम कैसे आ सकते हैं, तो वो मैं पिछली वीडियोस में भी बता चुका हूँ कि आपको आने की काफ़ी सारे माध्यम हैं। उसमें से आप कौन सा चूज़ करते हैं, आपके लिए कौन सा बेटर है, वो आपको खुद ही चूज़ करना पड़ेगा। और आपके प्रेफरेंस के हिसाब से, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको सेलेक्ट करके आप उसी तरीके से आइए। स्ट्रगल जहाँ पे रहता है वहाँ पे इनकम भी रहता है, इनकम है। और जापानियों की तरीके से देखा जाए तो वो लोग सॉरी, मैं मेरा स्टेन साहब जिसको बोलते हैं, ये साइकिल है मेरा। हाँ, तो इसी में आया हुआ था मैं। हाँ, तो आपकी प्रेफरेंसेस कैसी रहती है, वो आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उस हिसाब से आपको रहता है आपका वीज़ा का रिक्वायरमेंट। और आपका वीज़ा उसी तरीके से लगता है, आप जिस तरह से अप्लाई कर रहे हैं। फ़िलहाल जो है, मैं आपको यही बता दूं कि यहाँ पे जो लाइफ है, स्ट्रगल्स भी है, स्ट्रगल भी है। आपके पास पैसा भी है। जिस तरीके से अब जापानीज लोग को आप देखेंगे तो उन लोग के लिए यहाँ पे उन लोग को जो भी वो लोग कमाई करते हैं, जो भी कमाते हैं वो लोग मिल के कमाते हैं। हस्बैंड वाइफ जो है मिल के कमाते हैं। उसके बाद उन लोग के लिए, जैसे हम लोग के देश में रहता है कि हाँ पैसा कमाएंगे, बचाएंगे बच्चों के लिए वगैरह, वैसा नहीं होता है यहाँ पे। यहाँ पे वो लोग खुद कमाएंगे और खुद के लिए ही खर्च करते हैं, आज के लिए जीते हैं वो लोग। सॉरी, मुझे खांसी लगी हुई है। तकरीबन 2 हफ्ते हो गए अभी यहाँ पे जो है कि एक बार आपको थोड़ी दिक्कत हो गई, जैसे सर्दी वगैरह लगी, तो वो ठीक होने में काफ़ी समय लगता है। वो सबके लिए ही ऐसा होता है, जो यहाँ पे नेटिव है उन लोग के लिए भी वैसा ही होता है, वो लोग उसी तरीके से जीते रहते हैं। तो मैंने ये फील किया है। मुझे तो जैसे हम लोग वहाँ पे बोलते हैं, हम लोग को एडवर्टाइज़ किया जाता है कि 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गया तो टीबी हो जाएगा वगैरह, चेक करवा लीजिए। ऐसा नहीं होता है यहाँ पे। यहाँ पे आपका जो माहौल है, यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड है कि एक बार अगर आपको सर्दी पकड़ लेती है तो वो ठीक होने में काफ़ी समय लेती है। और आपको रेगुलर खुसरी जिसको मेडिसिन है वो आपको लेना पड़ेगा। उसी तरीके से आपको अपने हेल्थ का ख्याल रखना पड़ेगा, तो काफ़ी अच्छे से और जल्दी रिकवर कर सकते हैं आप। तो
तो रही और बात, जैसे जापानीज़ लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं कि उन लोग के लिए आज में जीते हैं, वो आज के लिए ही जीते हैं, और उन लोग को जो भी कमाई करते हैं वो खर्च कर देते हैं। उन लोग के लिए एजुकेशन फ्री है, हेल्थ फ्री है, इंश्योरेंस है, ये वगैरह सारी फैसिलिटीज़ सरकार ने दी हुई है, क्योंकि टैक्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, और उसी टैक्स की वजह से उन लोग को दिक्कत भी नहीं है, उन लोग को कोई लाइफ की फ़िक्र भी नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि सरकार सब देख लेती है। लेकिन हमारे यहाँ पे वैसा नहीं होता है, हम लोग को कमाना पड़ता है, खुद के लिए रखना पड़ता है, बच्चों के लिए रखना पड़ता है, जो हमारा पुश्तों से चला आया नियम वगैरह है। इसी तरीके से हम लोग जैसे कह सकते हैं। और अगर हमारे कंट्रीज़ में अगर एक बार आप बीमार पड़ जाए, तो अगर कोई बुरी बीमारी लग गई तो आपको तो लाखों में खर्च हो जाता है और आपकी जीवन भर की सेविंग चली जाती है। यहाँ पे वैसा नहीं होता है, यहाँ पे सब इंश्योर्ड हैं, तो उन लोग को अपनी हेल्थ की दिक्कत नॉर्मली वो लोग अपना ख्याल रखते हैं, लेकिन बीमार वगैरह हो गए, एडमिट होना पड़ा, तो ऐसा उन लोग को दिक्कत नहीं रहती, उन लोग सब सरकार देख लेती है। तो इसीलिए वहाँ का लाइफस्टाइल और यहाँ का लाइफस्टाइल अलग है, और हम लोग को वो चीज़ समझना पड़ेगा। अगर हम लोग हम लोग किस मोटिव से आए हैं, पढ़ने के लिए आए हैं या पैसा कमाने के लिए आए हैं, कुछ सालों तक रहेंगे, पैसा कमाएंगे, फिर चले जाएंगे, वे उस मोटिव से आए हैं, या फिर यहीं पे सेटल होने के मोटिव से आए, वो आपका मोटिव आप पे डिपेंड करता है। तो आप किस तरीके से आप अपने मोटिव को जस्टिफाई करना चाहते हैं, वो आप पे डिपेंड करेगा। अगर आप यहाँ पे रह के यहीं का बन के यहीं के माहौल में ढल के आप रहना चाहते हैं, तो आपको अलग तरीके से जीना पड़ेगा। और अगर आप सिर्फ कुछ समय के लिए रह के आप पैसा वगैरह कमा के फिर अपने देश वापस चले जाना चाहते हैं, तो वो आप अलग तरीके से आपको सेविंग्स वगैरह करनी पड़ेंगी, आपको काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा, तो वही वगैरह है। और अब आज तो मैं मेरा तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं है, तो इसीलिए मैं ज़्यादा क्वेरीज़ का रिप्लाई कर नहीं पा रहा हूँ। देखिए धूप काफ़ी अच्छा निकला है, तो थोड़ा धूप भी सेकूँगा, क्योंकि तबीयत भी थोड़ी बिगड़ी हुई है। और नज़ारा तो मैं आपको दिखा ही चुका हूँ। देखिए ये है जापान। आइए, ये गिंजा एरिया है, और ये जो कि जापान का सबसे महंगा एरिया है, तो इसमें आपका खर्च वगैरह ज़्यादा होता है। मैं यहाँ पे रहता हूँ, तो ये जापान का सबसे महंगा एरिया है और टूरिस्ट एरिया है। टूरिस्ट आपका काफ़ी ज़्यादा है, और बड़ी बड़ी इमारतें यहाँ पे। हाँ, जापान में हर तरफ ऐसा नहीं होता है, डेवलप कंट्री है, लेकिन सब तरफ ऐसा नहीं होता है कि आपकी बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी हाईवेज़ वगैरह, फ्लाईओवर्स, ऐसा नहीं होता है। कई गांव इलाके भी हैं, आपके एकदम पिछड़े वर्ग के लोग हैं जो रहते हैं ना, उस तरीके से भी गांव वगैरह है कई सारे, जो काफ़ी अंडर डेवलप हैं और जिनमें खाने के भी लाले पड़े हुए हैं। और उसके दूसरे साइड में आप देखेंगे तो इस तरीके के एरिया है जहाँ पे आप दुनिया के महंगे से महंगे एरिया को आप इसमें समझ सकते हैं कि ये दुनिया के महंगी इलाकों में से एक पड़ता है। आप जैसे सर्च भी कर सकते हैं नेट में, गिंजा एरिया, वो दुनिया के महंगे इलाकों में से एक पड़ता है। तो यहाँ पे जितना डेवलपमेंट है उसी तरीके से आपका खर्च वगैरह भी होता है, एक्सपेंसेस काफ़ी हाई रहते हैं। तो आपको समझना पड़ता है आप किस एरिया में आना चाहते हैं, उस तरीके से आपको खुद को जस्टिफाई करके आप आ सकते हैं। और कुछ आपके क्वेरीज़ होंगे तो आप मुझे डीएम कीजिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया। और आपने सब्सक्राइब जो किया है उसके लिए मैं आपसे तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ। और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए मेरे वीडियोस को, और मैं ऐसे कंटेंट लाता रहूँगा। आपको कुछ क्वेरीज़ होंगी तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में कमेंट कीजिए, मैं उनका रिप्लाई ज़रूर दूँगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।